Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just three things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और साइंस और टेक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आप कौन कौन से करंट अफेयर्स न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोविन ऐप से। तो कोविन ऐप क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो नाम से ही पता चल रहा है वैक्सीन इंटेलिजेंस कुछ वैक्सीन से रिलेटेड होगा है ना, और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड होगा है ना। तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड होगा, बट है क्या ये ऐप, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऐप डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको डेवलप किया। ऑब्वियसली कोविड से रिलेटेड है तो कौन ही डेवलप करेगा, माइटी भी कर सकता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया, ये ध्यान रखना है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये डेवलप किया। क्या करेगा ये बेसिकली जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है अभी, है ना, जो कोविड वैक्सीन की ड्राइव चल रही है, कितने लोगों को लग रहा है, कितने बेनिफिशियरीज़ हैं, उन सबको ट्रैक करेगा और उनका डेटा इस ऐप में डालेगा, है ना। तो वो करेगा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐप या फिर कोविन ऐप, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या है आगे। इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। तो बेसिकली नाम में देखो क्या है, कोविड-19 इमरजेंसी जो आई है उसके रिस्पॉन्स पे हम अपने हेल्थ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फाइनेंस कौन कर रहा है? पहला है वर्ल्ड बैंक और दूसरा क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये दोनों इसको फंड कर रहे हैं। ये दोनों फंड करके बेसिकली इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को कोविड-19 पैंडेमिक से टैकल करने में ये लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। ये प्रोजेक्ट किसने स्टैब्लिश किया? वर्ल्ड बैंक और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, है ना। क्या है नाम? कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब की इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज़ इसमें क्या है? वर्ल्ड बैंक, तो चलो वर्ल्ड बैंक और AIIB तो इसमें फंड कर रहा है। बाकी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये सब मिलके इंडिया में ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सब इम्प्लीमेंट कर रही हैं इसको, और फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक और AIIB, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम IGOT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें बेसिकली हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या किया जाएगा इसमें? बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी उनकी, है ना। तो यही सब है। ये किसने लॉन्च किया है? इट इज़ अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दीक्षा प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल ये सब लाई जाएंगे, ताकि फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं हमारे, जो हेल्थ वाले वर्कर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि पैंडेमिक को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, ये सोच लो उसमें, ठीक है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन फ्लेक्सिबल टाइम एंड ऑन साइट बेसिस। आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कभी भी उसको सीख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि 9 से 10 बजे क्लास है तो 9 से 10 बजे ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है सीरो सर्वे का। तो सीरो सर्वे बेसिकली क्यों किया गया था? इसमें बेसिकली ब्लड का सैंपल लेके उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए हमने चेक किया था कि भाई पहले दिल्ली में हुआ है ना, फिर पुणे में भी इसका सीरो सर्वे हुआ था। तो बेसिकली कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सीरो सर्वे से पता चल जाता है। तो इसमें होता क्या है? ब्लड सीरम की टेस्टिंग होती है ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ब्लड सीरम लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। किसने कंडक्ट किया? ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने इसको लॉन्च किया है विद की स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, है ना। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया इसको। उसके बाद ऑपरेशन रैप स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। अब सॉरी रैप बोल रहा हूँ, वार्प स्पीड, है ना। ऑपरेशन वार्प स्पीड ये क्या है? एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। कहाँ लॉन्च हुई? US ने लॉन्च किया है। क्या किसने लॉन्च किया है? ताकि हम कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन हैं उसका हम डेवलपमेंट एक्सेलरेट कर पाएँ, फास्ट ट्रैक कर पाएँ, और जितनी भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस हैं और फैसिलिटीज़ हैं ना, उसको जल्दी से फास्ट ट्रैक करके डेवलप कर पाएँ। इसलिए ये वार्प स्पीड है, वार्प स्पीड, ठीक है। नाम फिर से याद कर लो, ऑपरेशन वार्प स्पीड किसका है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लॉन्च बाय US। कोविड-19 वैक्सीन, थेरेपेटिक्स और डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए है ना, इतना याद रखना। कोवैक्स क्या है?
कोवैक्स एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि कोविड-19 वैक्सीन जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मिल पाएँ, चाहे वो हायर इनकम कंट्रीज़ हो, चाहे वो लोअर इनकम कंट्रीज़ हों, ठीक है। तो क्या कोवैक्स इनिशिएटिव किसका है? कोवैक्स इनिशिएटिव क्या करता है? ये कोविड-19 वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये शायद गवी इसमें इन्वॉल्व है ना, तो एक बार देख लेना कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है इस इनिशिएटिव में। मैं भूल गया उसको लिखना इधर। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि पार्लियामेंट ने 3 बिल पास किए हैं। क्या क्या बिल के नाम क्या क्या हैं? बस बिल के नाम याद रख लो। क्या क्या बिल के नाम है? द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2022, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020। तो ये सब जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया है। अब अल्टरनेट मेडिसिन होती क्या है? अल्टरनेट मेडिसिन ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है जो हीलिंग इफेक्ट देती है नॉर्मल मेडिसिन जैसे, बट उसको टेस्ट नहीं किया गया है, मतलब अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है, मतलब अनरिलायबल तो नहीं बोलेंगे, अनटेस्टेड है और मतलब इनइफेक्टिव प्रूव हुई है उसको, सॉरी। और इट ऑल्सो लैक्स बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, ठीक है। आई एम सो सॉरी। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ART की बात करते हैं। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपका ये आता है IVF जैसे होता है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली देखो, मेल का स्पर्म लेते हैं ना, स्पर्म तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसे मान लो ऐसे होता है ना स्पर्म, कुछ मेल का स्पर्म लेते हैं और एग लेते हैं फीमेल का, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फिर जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको फिर इम्प्लांट कर देते हैं वुमेन की उसमें बॉडी में, है ना। ये एक टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें असिस्ट हो रहा है ना, क्योंकि वुमेन के अंदर नहीं हो पाता है नॉर्मली, तो इसीलिए बाहर उसको फर्टिलाइज़ करके इम्प्लांट कर देते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एक बिल लॉन्च हुआ है। क्या करेगा ये बिल? ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज करेगा प्रोटोकॉल्स फॉर ग्रोइंग फर्टिलिटी इंडस्ट्री टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ART सर्विसेज इन द कंट्री, है ना। तो अब जैसे आपने वो देखी होगी विक्की डोनर, है ना, तो विक्की डोनर में क्या होता है, बाहर वो स्पर्म डोनेट करता है ना, फिर होता है क्योंकि कुछ का नहीं कर पाता है, इतना पोटेंशियल नहीं होता है जो वो एम्ब्रियो बना पाए, तो बाहर से लेके उसको फिर फर्टिलाइज़ करके, है ना, इम्प्लांट करते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ ART है ना। तो बेसिकली ये बिल क्या करेगा? ऐसी जो क्लिनिक्स होती हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़, उनको रेगुलेट करेगा। समझ में आ रहा है? उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। It will include all techniques that seek to obtain a pregnancy by handling the sperms or the immature egg cell outside the human body and transferring the gamete or the embryo into the reproductive system of woman। मतलब आउटसाइड फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो आउटसाइड हो रहा है ना, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बाद में फिर उसको रीइम्प्लांट किया जा रहा है वुमेन की बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं ART। रेगुलेशन ऑफ ART क्लिनिक्स, बैंक्स, है ना, कंडीशन फॉर गेमेट डोनेशन, सप्लाई ऑफरिंग ART सर्विसेज, ये सब है इस बिल में। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू ART, ये सब है ना। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं इसमें, तो ये सब है इसमें। उसके बाद इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, क्या है? वुमेन एग्स आर कंबाइंड विद मैन स्पर्म्स इन अ लैब, द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इनसाइड द वुमन यूट्रस, ठीक है। तो ये होता है इन वाइट्रो। अब जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होता है? अब दोनों में डिफरेंस है, मैं बताऊँगा क्या डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मदर है, ठीक है, उसका एग लेके और जो फादर है उसका स्पर्म लेके, ठीक है, दोनों को बेसिकली फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर जो एम्ब्रियो होता है उसको इस मदर में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। ये होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी में बेसिकली क्या होता है, ये मदर है, मान लो ये मदर है, ठीक है, ये फादर है और एक थर्ड सरोगेट मदर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका एग लिया जाता है, यहाँ से स्पर्म लिया जाता है, इनका एम्ब्रियो बनता है, मतलब फर्टिलाइज़ कराते हैं, एम्ब्रियो बनता है और फिर इस एम्ब्रियो को ये लोग सरोगेट मदर में इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 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 सरोगेट मदर बेसिकली चाइल्ड को बर्थ देती है, शी इज़ नॉट द बायोलॉजिकल मदर, है ना। और जबकि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ भी इम्प्लांट हो रहा है शी इज़ ऑल्सो द बायोलॉजिकल मदर एज वेल, है ना। तो इसमें बस यही डिफरेंस होता है जेस्टेशनल सरोगेसी और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में। अब आगे बढ़ते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ तो आपको पता है प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन जब आ जाता है बॉडी में, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेसिकली बॉडी का, वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करके होता है ना। तो मोनोक्लोनल मतलब दीज आर मैन मेड प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडीज़ इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये मैन बनाते, सिंथेटिकली डेवलप्ड होती हैं ये एंटीबॉडीज़, है ना। जो ऐसे एक्ट करती हैं जैसे वो नॉर्मली ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमन इम्यून सिस्टम जनरेट करता है ना, उसी टाइप की लगती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं
क्लोनल एंटीबॉडीज़। क्लोन है ना, मतलब क्लोनल नाम से देख समझ लो, क्लोन है ना। तो क्लोन किसका होगा, जो ओरिजिनल है उसका क्लोन है बेसिकली है ना। तो ओरिजिनल एंटीबॉडी का क्लोन है ये। तो ओरिजिनल जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करेगी उसका क्लोन है ये, है ना। तो डुप्लीकेट कॉपी टाइप समझ लो। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, दीज आर प्रोटीन्स जो रिलीज़ होते हैं जब आपको बाहर से कोई अटैक करता है, मतलब एंटीजन अटैक करता है, वायरस या पैथोजन, तो बॉडी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज़ करता है उसको फाइट करने के लिए। These are called monoclonal antibodies when produced by identical immune cells that are clones of a unique parent cell। तो जो भी सेल वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है उसका अगर मैंने कॉपी बना दिया है ना, और वो प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। उसके बाद अनलाइक अ वैक्सीन द पर्सन प्रोटेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज़ हेल्प इन ट्रीटिंग इन्फेक्टेड पेशेंट्स बाय प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था ना कन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी के बारे में, तो प्लाज्मा थ्योरी में यही तो हो रहा था। प्लाज्मा थ्योरी में हम क्या कर रहे थे, प्लाज्मा ले रहे थे, उसी वो एंटीबॉडीज़ ही थी बेसिकली, और उसको हम उसमें जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि एक पैसिव इम्यूनाइजेशन डेवलप हो पाए, उनसे बॉडी फाइट कर पाए उस एंटीबॉडीज़ को लेके, है ना। तो वैसे ही टाइप का सिस्टम है ये। उसके बाद एक नई ड्रग को अप्रूवल मिला है, डीजीसीए ने अप्रूवल दे दिया है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इसका नाम क्या है, इटोलिजुमाब। इटोलिजुमाब नाम है इस ड्रग का, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है बेसिकली ये, है ना, जो पहले ऑलरेडी ये अप्रूव हुई थी किसके लिए, प्लेग सिरोसिस को, जो क्रोनिक प्लेग सिरोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए पहले ही इसको वो मिल चुका था अप्रूवल, बट अब कोविड-19 के लिए भी इसको अप्रूवल मिल गया। इट इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ कन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। जो मेमोरी प्लाज्मा थ्योरी हमने डिस्कस करी ना कि उसमें एंटीबॉडी होती है फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी टाइप की ये एक्सटेंशन है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो पहला है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सिक्रीट करता है ब्रेन के पास, ब्रेन के बेस से ये बेसिकली सिक्रीट होता है। ये किस में हेल्प करता है, ये बोन ऑर्गन कार्टिलेज ग्रोथ में हेल्प करता है और डैमेज मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इसको बैन किया गया है बहुत कंपटीशन में एंड आउट ऑफ कंपटीशन बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये बेसिकली न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि एक कोई प्लेयर है उसने इसको यूज़ किया है ताकि उसके मसल्स जो हैं वो जल्दी से रिपेयर हो पाए, है ना। क्या तो नाम है उसका, भूल गया मैं उसका नाम क्या है। तो उसने यूज़ किया था, बेसिकली बात ये है ना, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, है ना। उसके बाद नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। नैनो पार्टिकल टू रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ रोमाटॉइड अर्थराइटिस। तो रोमाटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, फीट्स में और हैंड्स में। तो जितने भी आपके जॉइंट्स हैं हैंड्स और फीट्स को उसको अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जिंक लेवल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो बॉडी में जो जिंक लेवल है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, जॉइंट्स और हैंड्स में पेन होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला है, साइंटिस्ट अब इसमें नई रिसर्च लाए हैं कि एक चिटोसिन करके नैनो पार्टिकल है उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड नैनो पार्टिकल्स विद चिटोसिन, मतलब चिटोसिन से उन्होंने नैनो पार्टिकल बनाया है ना, और उसको जिंक ग्लूकानोड से लोड किया है ताकि ये जिंक का जो लेवल है वो बढ़ाया जा सके, है ना। इसको ट्रीट ऐसे ही करते हैं अर्थराइटिस को कि जिंक का लेवल बढ़ाते हैं, जिंक कम हो जाता है ना इसमें, तो जिंक का लेवल बढ़ाते हैं। अब चिटोसिन क्या है, चिटोसिन इज़ अ नेचुरल पॉलीसैकेराइड obtained from exoskeleton of crustaceans and is biodegradable, biocompatible, non-toxic and mucoadhesive in nature। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको ये याद रखना है। मिलता कहाँ से है, क्रुटेशियंस के एक्सोस्केलेटन से मिलता है, और क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूमोसिल की बात करते हैं। अब ये न्यूमोसिल क्या है, नाम में देखो न्यूमो मतलब न्यूमोनिया से कुछ रिलेटेड होगा, है ना। न्यूमोसिल तो वहीं से है। ये क्या है, बेसिकली ये PCV है। PCV मतलब न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो ये बस इतना ही याद रखना है कि एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है। फिर अब एक नया ग्लैंड डिस्कवर हुआ है, नया ऑर्गन, साइंटिस्ट ने एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया है थ्रोट में। तो जो हमारा बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स का सेट है वहाँ के बैक एंड पे है ये, है ना। ये वाला जो नया डेवलप हुआ है अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में है। ये याद रख लो क्या है, सेट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स है ना। कहाँ पर है, अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में, बस इतना ही याद रखना है। ये नया ऑर्गन है कहाँ, अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में, और सेट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स है इसके लिए। फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हम बात करें तो ये जो WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है, वन लाइनर्स हैं बेसिकली सारे। ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की वो कौन है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो WHO इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO।
अब इसको कौन कौन अटेंड करता है? इट इज़ अटेंडेड बाय डेलीगेशन ऑफ ऑल WHO मेंबर स्टेट्स को इसको अटेंड करते हैं और हेल्थ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। मेन फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शन पॉलिसीज़ डिटरमाइन करना है ना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को देखना, रिव्यू और अप्रूव करना जो भी प्रोग्रामिंग बजट है उसको, ठीक है इसकी मीटिंग कहाँ होती है? ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एनुअली इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिफेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिसाइल से। तो मिसाइल से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कौन सा है? आकाश। तो आकाश जो है मिसाइल वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है ना, सुपरसोनिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। किस प्रोग्राम के अंदर डेवलप हुआ है? IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये डेवलप किया गया है। रेंज इसका 25 किलोमीटर है, रेंज इसका 25 किलोमीटर है। 60 kg का ये वॉरहेड ले सकता है, न्यूक्लियर भी वॉरहेड हो सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल है। और कितनी हाइट तक जा सकता है? 18 किलोमीटर की हाइट तक ये जा सकता है। तो रेंज इसका 25 किलोमीटर है और हाइट कितना है? 18 किलोमीटर। सुपरसोनिक है, ठीक है। सुपरसोनिक मतलब जो इसका स्पीड है बेसिकली वो साउंड की स्पीड के 5 गुना या उससे ऊपर है, उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो है सुपरसोनिक है, 5 है इसका मैक नंबर, है ना। और सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना है किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है ना। बाकी ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। नाग जो है दूसरे मिसाइल की बात करते हैं। नाग, तो नाग क्या है? ये एक ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मिसाइल है। इसका ऑपरेशनल रेंज कितना है? 500 मीटर से 20 किलोमीटर इसका रेंज है। सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90% की है, मतलब 90% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगर गया तो हिट कर देगा, टारगेट को मिस नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि ऑल वेदर है, फायर एंड फॉरगेट है और हिट प्रोबेबिलिटी 90% है। रेंज कितना है? 20 किलोमीटर तक का, 500 मीटर से 20 किलोमीटर। उसके बाद रुद्राम की बात करते हैं। रुद्राम क्या है? रुद्राम सबसे पहला इंडिया में डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको किसने डेवलप किया है? DRDO ने। इंडिया में डेवलप हुआ है, मेक इन इंडिया वाला सिस्टम है इसमें, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का, और हाँ ये भी याद रखना है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि ये डिटेक्ट कर पाएँ, ट्रैक कर पाएँ, न्यूट्रलाइज कर पाएँ जो रेडार सिस्टम होते हैं ना, जो जैसे हमारे एनिमीज़ है उनका रेडार सिस्टम होता है। रेडार सिस्टम ये ट्रैक करता है कौन सा मिसाइल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो उसको चकमा देने के लिए, है ना, उसकी कम्युनिकेशन एसेट्स को चकमा देने के लिए ये बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसका रेंज कितना है? 500 मीटर से 15 किलोमीटर का रेंज है। तो ये आपको याद रखना है कितना है? 500 मीटर से 15 किलोमीटर। उसके बाद आगे आते हैं, ब्रह्मोस की बात करते हैं। तो ब्रह्मोस बेसिकली इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस मतलब इसकी रिवर है शायद मोजियाक करके नाम दिया में, MOS से क्या नाम है। तो 2 रिवर्स हैं बेसिकली, उनसे ये वर्ड बना है ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस बेसिकली इसका न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका लैंड अटैक वर्जन लॉन्च हुआ है। सुपरसोनिक मिसाइल है, अगेन 5 टाइम्स इसकी स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। रेंज अभी इसका अपग्रेड हो गया, पहले 290 किलोमीटर था, अभी 400 किलोमीटर हो गया। मल्टी प्लेटफॉर्म है, फायर एंड फॉरगेट है, इंडिया और रशिया ने मिलकर इसको बनाया है ना। तो ये हो गया ब्रह्मोस। उसके बाद MRSAM क्या है? MRSAM शॉर्ट फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। कोलैबोरेशन किसके साथ की है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ। इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? जो ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड मूव करता है ना। रेंज कितना है? 70 किलोमीटर तक का रेंज है इसका, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल, ठीक है। तो ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल क्या है? ये बेसिकली एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, हेलिना जिसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, ठीक है। तो हेलिना याद रखना। ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने डेवलप किया? DRDO ने। 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है ना, जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इनलॉक और ऑन बिफोर लॉन्च मोड को यूज़ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी 2 के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी 2 क्या है? पृथ्वी 2 बेसिकली सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितना है? 350 किलोमीटर का। तो ध्यान रखना, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितना है? 350 किलोमीटर का। वॉरहेड कितना ले सकता है? 500 से 1000 kg का वॉरहेड ले सकता है, दोनों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, दोनों वॉरहेड इसमें आ सकते हैं। IG जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर इसको बनाया गया है। सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल ट्विन इंजन यूज़ करता है। तो आपको याद रखना है सिंगल स्टेज है, फ्यूल क्या है? लिक्विड है, और ट्विन इंजन मतलब ट्विन इंजन 2 इंजन यूज़ करता है ये, ठीक है। फिर आगे आते हैं QRSAM के बारे में बात करते हैं। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका नाम क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO ने बनाया है। 25 से 30 किलोमीटर इसका रेंज है और सॉलिड फ्यूल इसमें यूज़ होता है इसको प्रोपेल करने में, ठीक है। याद रहेगा 25 से 30 किलोमीटर इसका रेंज है ना।
सॉलिड फ्यूल है और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर आगे बढ़ते हैं और शौर्य मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो शौर्य मिसाइल क्या है? शौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज इसका 1000 किलोमीटर है ना, ये आपको याद रखना है। स्ट्राइक रेंज कितना है? 1000 किलोमीटर किसका? शौर्य का। न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। शौर्य इज अ लैंड बेस्ड पैरेलल टू द सबमरीन लॉन्च K-15 मिसाइल। जैसे सबमरीन लॉन्च एक K-15 मिसाइल होता है, उसके उसी के हिसाब से उसी के पैरेलल ये लैंड बेस्ड है। बेसिकली लैंड पर अटैक करेगा, सी में नहीं यूज़ कर सकते इसको, ठीक है। तो पिछले साल K-15 न्यूज़ में था, है ना, उसी के बेस पे इसको बनाया गया है लैंड के लिए, ठीक है। S-400 की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है S-400, है ना। तो ये बेसिकली इंडिया ने रशिया से लिया, ऐसे कुछ 36 लिए हैं, याद नहीं आ रहा कितने लिए, ऐसा कुछ लिया है इन्होंने। S-400 बेसिकली S इज़ फॉर सरफेस टू एयर, है ना, S इज़ फॉर सरफेस टू एयर। 400 जो है, 400 इज़ दिस रेंज, है ना, 400 किलोमीटर का इसका रेंज होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है S-400। S मतलब सरफेस टू एयर है ना, 400 मतलब 400 किलोमीटर का रेंज है। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 400 किलोमीटर का रेंज है, रशिया ने डेवलप किया है। हाँ, 36 टारगेट ये बेसिकली हिट कर सकता है। एल्टीट्यूड कितना? 30 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो आपको ये सब याद रखना, वन लाइनर्स है। 30 किलोमीटर तक जा सकता है, 36 टारगेट हिट कर सकता है, रशिया ने डेवलप किया है, 400 किलोमीटर का रेंज है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, संत मिसाइल सॉरी, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल क्या है? ये बेसिकली एयर टू सरफेस मिसाइल है ना, अपग्रेडेड वर्जन है किसका? हेलिना का। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च जो नाग मिसाइल है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, DRDO ने इसको लॉन्च किया है। अगेन इट विल हैव बोथ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी, मतलब लॉक कर लेगा आफ्टर लॉन्च अपने आप को लॉक कर लेगा, और बिफोर लॉन्च भी अपने आप को खुद ही से ही लॉक कर लेगा। क्या नाम है इसका? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी? शिप्स एंड सबमरीन्स की। तो इसमें पहला आता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो कि है वगीर। तो वगीर क्या है? बेसिकली 5th है, जो 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स बन रही हैं उसमें से एक है वगीर। अब ये जो 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स बन रही हैं, इसमें से जो 3 हैं, इसमें से 3 K से स्टार्ट होती हैं और 3 V से स्टार्ट होती हैं। अब देख लेते हैं नाम कौन कौन से हैं। तो K से स्टार्ट होने वाली कलवरी, खंडेरी और करंज हैं, और V से स्टार्ट होने वाली वगीर, वेला और बख्शीर है, ठीक है। तो ये 3 है, मतलब ऐसे याद कर लो, KKK और VVV, ठीक है। तो KKK से कलवरी, खंडेरी, करंज, और V से वेला, बख्शीर और वगीर, ये सारी हैं अपनी कलावरी क्लास जो सबमरीन डेवलप हो रही है उसमें, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ दिस कलावरी क्लास मशीन की क्या है? डीजल इंजन बेस्ड है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेके इसको बनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं INS विक्रांत की बात करते हैं। तो INS विक्रांत क्या है? बेसिकली पहला डोमेस्टिकली बिल्ड, इंडिया में डेवलप हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया गया है ना। INS विशाल जो था वो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर था टू बी बिल्ट इन इंडिया आफ्टर INS विक्रांत। तो विक्रांत पहला है और दूसरा कौन सा है? विशाल। तो विक्रांत पहला और दूसरा उसका भाई छोटा विशाल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद INS विराट की बात करते हैं। तो INS विराट को स्क्रैप किया जा रहा है। कहाँ पे स्क्रैप किया जा रहा है? अलंग, गुजरात में, ठीक है। तो अलंग जो है गुजरात में लार्जेस्ट जो है बिग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यहाँ पे शिप्स ब्रेक होती हैं पूरी की पूरी। ये कहाँ यूज़ हुआ था? फेमस पराक्रम ऑपरेशन में इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? कनकलता बोल दिया, सॉरी, कनकलता बरुआ। कलंकता बरुआ क्या है? ये बेसिकली फास्ट पेट्रोल वेसल है ना, फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने बनाया है। अपग्रेडेड वर्जन है किसका? इनशोर पेट्रोल वेसल्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। प्रोजेक्ट 17A में क्या हो रहा है? हम 7 शिप्स बना रहे हैं, है ना, और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं बेसिकली, जो जिनके इन्हेंस स्टेल्थ फीचर्स हैं, इंडिजीनियस वेपन और सेंसर फिटिंग डली हुई है इसमें। और इंडिया का ये इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है बेसिकली 17 है। रिसेंटली इंडियन नेवी का जो सेकंड प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हिमगिरी है, इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया किसने? इंडिया शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।